कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड और मल्टीपल कंटेंट्स रिक्वायर्ड। बेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में व्हाट इज नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, कंपोनेंट एंड नेटवर्क डिवाइसेस, आईपी एड्रेस क्लासेस, रेंज ऑफ आईपी वर्जन, default subnet mask, about public and private IP address, CIDR calculation, OSI model, net pattern, port forwarding। इन पॉइंट में से कितनी चीजें आपकी क्लियर है अभी? How much you comfortable with these points that I mentioned? टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस क्लियर है, आईपी एड्रेस क्लास, रेंज, वर्जन, सबनेटिंग, प्राइवेट पब्लिक का है, सीआईडीआर भी पता है। ये एक नेट पैट और पोर्ट फॉरवर्डिंग का थोड़ा है, इसका क्लियर नहीं है। ओएसआई मॉडल Okay, भी कर। ठीक है। सो बट यू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट जो ऊपर वाले पार्ट है, उनको उनका सबका आइडिया है। हाँ जी। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? हाउ वी कैन डिवाइड द पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस? तो प्राइवेट आईपी अपन जो कंपनी का लैन इन्वायरमेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं। डू वी हैव एनी रेंज? जैसे किसमें, क्लास ए में। तीनों के केस में प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर रेंज की बात करें तो एक अपने पास क्लास ए क्लास होगा। ए में तो सर 10 की रेंज है, टेन डॉट हम्म जीरो डॉट जीरो से 10.255 तक। हम्म क्लास बी में 172.15 से 172.31 तक। ठीक है। 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255 ये हमारे पास रेंज हो गया। 172.16.0.0 से लेकर के 31, 172.31.255.255 ये हमारे पास बी क्लास की होगी रेंज। और सी क्लास में 92.168। 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255। इज इट करेक्ट? हाँ जी। ठीक है, ये अपने पास रेंज हो गई और हम ऑथराइज हैं केवल इन्हीं आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करने के लिए कभी भी लोकल एरिया नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं। इनके अलावा अगर कोई आईपी एड्रेस जाती है तो वो आपकी कंसीडर की जाएगी एज ए पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट? हम्म, एक पार्ट और इसमें ऐड करना है। जब भी हम क्लास ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, तो इसमें तीन चीजें हैं। पहला होता है नेटवर्क और होता है होस्ट, होस्ट, होस्ट। इज दैट करेक्ट? हाँ जी। और सेकंड में होता है दो नेटवर्क का स्पेस और दो स्लेस 16, होस्ट का स्पेस। स्लेस 24। हम्म और इसमें होता है आपका नेटवर्क प्लस नेटवर्क प्लस नेटवर्क और एक होस्ट आपको कंसीडर करने को मिलेगा। /8, /16 और /24। इज दैट करेक्ट? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करोगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जो आप जब आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करोगे ना, तो यू मस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू। इनका इस्तेमाल करके हम आईपी एड्रेस को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। 192.168.1.0 स्लैश करके हमने यहाँ पे 27 मेंशन कर दिया। ये हमारे पास सीआईडीआर की वैल्यू हो गई और इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको? यूजेबल आईपी एड्रेस कैलकुलेट करनी है प्लस इसमें जो सबनेट मास्क आएगा, ये सबनेट मास्क आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो कैन यू प्लीज कैलकुलेट एंड लेट मी नो बिकॉज दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। सबनेटिंग का सर इतना क्लियर नहीं है, मगर इतना पता है जैसे 27 नेटवर्क पोर्शन आ जाएंगे, 3 नेटवर्क और बढ़ जाएंगे। तीन नेटवर्क बढ़ जाएंगे लाइक, बट यू डोंट नो अबाउट द हाउ वी कैन मैनेज इट, लाइक हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। इतना सर क्लियर नहीं है सबनेटिंग का। हाँ, एक एक दो को प्रैक्टिकल कर लेते हैं दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे होगा, राइट? हम्म, ठीक है, सो कैलकुलेट करते हैं। लाइक यहाँ पे /27 है ना। अच्छा, IPv4 की टोटल लेंथ क्या होती है? 32 बिट। 32 बिट, ये क्लियर है हमारा। और हम आसानी से पहली आईपी एड्रेस देख करके, मतलब ये जो स्टार्टिंग की रेंज है, इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी क्लास है। हाँ जी। 10 से स्टार्ट है तो ए क्लास बनेगी, 172 से स्टार्ट है तो बी क्लास बनेगी और 192 से स्टार्ट है तो क्या बनेगा? बेसिकली सी ए क्लास की क्लास। आईपी एड्रेस होगी। ठीक है ना? अब
दो चीजें क्लियर हो गई कि ये आईपी एड्रेस जो है हमारी वो क्लास सी की है, पहली चीज तो। और IPv4 है, क्योंकि क्लासेस जो है IPv4 में होती हैं, क्लासेस IPv6 में नहीं होती, आई थिंक, इज दैट करेक्ट? हाँ जी। क्लास क्लास IPv6 में कोई भी क्लास नहीं होती, ना कोई आपको सबनेटिंग यूज करना है, और ना ही सबनेट मास्क होता है, इवन सबनेट मास्क भी नहीं होता, करेक्ट? सो IPv4 होने की वजह से इसमें आपको टोटल 32 बिट्स मिल रहे हैं, और जो आपको CIDR वैल्यू मिली है ना, वो /27 है, और इसको आप कंसीडर करेंगे कि ये /27 का मतलब 27 बिट ऑलरेडी कंज्यूम्ड हो गए हैं। हमारे पास जो IP एड्रेस रेंज है वो है, सॉरी, टोटल 32। जो वैल्यू है 32 है, और उसमें से 27 कंज्यूम हो चुके हैं। तो आप इसको सिंपल सा बाइनरी के फॉर्मेट में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले में जाएगा, क्योंकि 8 बिट की कैपेसिटी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 16 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए अभी? 24 हो गए। 8 + 8 + 8, ये टोटल 24 बिट्स हो गए। अब यहाँ पे 27 टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है, मतलब 24, 25, ट्वेंटी इस सिक्स एंड 27। बाकी के बाकी जीरो। के जो वैल्यू है वो हम जीरो मेंशन कर लेंगे, लाइक दिस। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैलकुलेट करने के लिए 2^0, 2^1, 2^2, ये 3, ये 4, ये यहाँ पे 5 जाएगा, ये 6 जाएगा, और ये 7 जाएगा। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन मेथड हो जाएगा हमारे पास। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारा 255 करके आ जाएगा, ये हमारा 255 करके आ जाएगा, और इसको आपको निकालना पड़ेगा। सो ये तो सब वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि जीरो है यहाँ पे। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? 2^7 यानी 128 +64 +32, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इन वैल्यू को, राइट, अगर आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, 128 +64 +32, सो 10 24, 224 आ जाएगा। ये आपका सबनेट मास्क हो जाएगा। हमने सक्सेसफुली इसको कैलकुलेट किया, और हमारा जो सबनेट मास्क निकल रहा है 255.255.255.224। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब इसमें यूजेबल IP एड्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो टोटल वैल्यू है, 256 की वैल्यू है, 224 की वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और 27 का मतलब है यहाँ पे आपको हाउ मच? 2 3 32 IP एड्रेस अवेलेबल है, जिसको आप असाइन कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के लिए जो भी नेटवर्क में अवेलेबल है। चाहे आप DHCP के थ्रू प्रोवाइड करो, पूल बना के करो, या फिर मैनुअल IP एड्रेस आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस केस में भी हम इतनी ही IP एड्रेस का इस्तेमाल कर पाएंगे, टोटल 32 IP एड्रेस का। दिस ओके। इज द वे दैट यू कैन यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू। ये अपना मेथड होता है किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, DHCP की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ऑल गुड? सर इसमें जैसे एक एक तो ब्रॉडकास्ट और एक नेटवर्क का पोर्शन हाँ, माइनस वो हो आप जाता ना। वो माइनस कर दो आप। ये हमने टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू निकाली है। अब इसमें अब दो, स्टार्टिंग की एक IP एड्रेस और लास्ट की एक IP ब्रॉडकास्ट के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यूजेबल 30 होंगे इसमें। यूजेबल 30 होंगे। ओके। ऑल क्लियर? सो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबनेटिंग हमें आनी चाहिए, लाइक इन विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन, नॉट we are not going to use like any kind of what we can say, that we are not going to use any kind of गूगल या कोई वेबसाइट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी करना है हमको पेपर पेन से कैलकुलेट करने का काम करेंगे।
ठीक है, सो ये चीज आप एक बार देख लेना, एक दो क्वेश्चंस मतलब अपनी तरफ से मेंशन करके देख लेना, बिकॉज बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। द गुड पार्ट इज कि आपको इन सभी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक यू गुड विद दिस कंपोनेंट, आईपी एड्रेस, क्लास, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, सीआईडीआर कैलकुलेशन का भी हमने एक क्वेश्चन देखा, इसमें एक एग्जांपल देखा। इफ यू वांट आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल, बट यू नीड टू नो अबाउट इट। कैन वी गो विद द ओएसआई मॉडल एंड लेयर्स? हाँ सर, कंटिन्यू। ठीक है, ओएसआई मॉडल की बेस से बात करते हैं, क्योंकि इट इट विल आल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग। क्योंकि डेस्कटॉप के केस में कई सारे ऐसे नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, जो नॉट ओनली इन केस ऑफ टिकट, जो आज की डेट में कोई भी इंटरव्यूअर जो है टेक्निकल राउंड इंटरव्यू में भी सेम ही क्वेश्चन वो पुटअप करता है। नेटवर्क प्रिंटर मैप नहीं हो रहा है, मैप ड्राइव हमारी कनेक्ट नहीं हो पा रही, हर लॉग आउट के बाद हमारी मैप ड्राइव डिस्कनेक्ट हो जा रही है, एनएफएस के थ्रू डेटा नहीं शेयर कर पा रहे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नेटवर्किंग। सो कहीं ना कहीं ओएसआई मॉडल हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, और इट विल आल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ये आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए भी आपकी मदद करेगा। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये हमारे पास मॉडल हो गया, और इसके अंदर कुछ लेयर्स अवेलेबल हैं। So before move ourselves to the layers, you should know about the importance of OSI model. What happened before OSI model? जब हमारे पास OSI मॉडल नहीं था, तो क्या नेटवर्क स्टैब्लिश होते थे, किस तरीके से नेटवर्क एक्टिविटी होती थी, लाइक हाउ वी कैन ट्रांसफर अवर डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, 1979 में आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था ओएसआई मॉडल को, और उसके बाद से अभी तक ओएसआई मॉडल जो है पिक्चर में अवेलेबल है। 1981 में आईएएनए जो फर्म है, इस पर्टिकुलर सर्विस को लाइव कर दिया फॉर आईएसओ सर्टिफाइड, मींस जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी आईटी वेंडर्स हैं जो कोई ना कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, सिस्टम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज में, अगर वो नेटवर्क डिवाइस को डिजाइन कर रहे हैं, तो वो अपने नेटवर्क डिवाइस में, अपने रिसोर्सेज में मैंडेटरी है कि ओएसआई मॉडल का फीचर इस्तेमाल करेंगे। आज की डेट में जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस आती हैं, स्मॉल बिग कोई से भी नेटवर्क डिवाइस है, दे मस्ट नीड टू यूज लाइक एज what we can say that they must need to use OSI model features and their activity, because without OSI model, right, without OSI model, we are not able to make a communication between two different vendor based resources। एक डेल का कंप्यूटर है, एक एचपी का मशीन है, एक एसर का कंप्यूटर है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ केबल। You are not able to make a communication, you are not able to transfer data between each other। आप दोनों के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अगर आपने राइट, अगर आपने दोनों के बीच में, अगर अगर आपका ओएसआई मॉडल अवेलेबल नहीं है तो। ऑल गुड प्लीज? ओके। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। दो यहाँ पर डिवाइस हम मेंशन करते हैं, दिस वन इज अवर सेंडर, ये जिसके थ्रू हम सेंड करने का काम करेंगे, और ये हमारे पास है जो रिसीवर की तरह काम करेगा। ओएसआई मॉडल दोनों के लिए डिफरेंट तरीके से काम परफॉर्म करता है। Seven different layers are applicable for sender. Seven different layers are applicable for receiver as well. Nissan, just give me 1 minute, please.
या सो हम अपने ओएसआई मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क इन रियल इन्वायरमेंट विद बोथ वे. ऑलवेज स्टार्ट विद एप्लीकेशन लेयर. यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा. देन प्रेजेंटेशन, सेशन, देन सेशन, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन नेटवर्क, नेटवर्क डेटा लिंक. फिजिकल. ठीक है, ये अपने पास लेयर्स की बात हो गई जिसमें आप 7 डिफरेंट लेयर्स देख रहे हैं. विच वन इज फर्स्ट लेयर? फिजिकल लेयर. ओके, एंड लास्ट लेयर? एप्लीकेशन. ऑलवेज, राइट. फिजिकल लेयर जो है हमारी वो पहली लेयर होगी, और जो सबसे ऊपर टॉप पे है ना, ये हमारी लास्ट लेयर होगी, 7th लेयर कंसीडर की जा रही है. ये लेयर सेंडिंग के टाइम पे अलग तरीके से वर्क करती है और रिसीविंग के टाइम पे अलग तरीके से टास्क वर्क करती है. तो सेंडर साइड से स्टार्ट करते हैं कि सेंडर के साइड पे आपकी जो लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर है, इनका टास्क क्या होगा. और एज इट इज जब आप इनको एज ए रिसीवर इस्तेमाल करेंगे, जैसे एप्लीकेशन लेयर हो गया या प्रेजेंटेशन लेयर हो गया या फिर आपके पास सेशन लेयर हो गया, सेम लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके रिसीवर साइड. बट इनका अगर हम टास्क की बात करें तो टोटली डिफरेंट. I'm going to start from the very basic that you can understand all the points related to these layers. यहाँ पे हमने application layer से start करनी है. Now we are going to start from the application. As for the name suggests, the responsibility of application layer, you know very well about, जब भी आप डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हो, नो मैटर यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द डेटा विद इन द प्रोमाइसेस यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क. लैन की केबल के लैन के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरनेट की हेल्प से कोई डेटा आपस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आपको डेटा ट्रांसफर करना है. दोनों ही सिचुएशन में, राइट, दोनों ही सिचुएशन में एप्लीकेशन लेयर कम इनटू द पिक्चर. You know very well about how we can transfer the data within the premises, within the फाइल. organization. अगर हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो क्या क्या मेथड अपने पास मिलेंगे फॉर डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन? मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं सर आप? कोई सा भी मेथड हो सकता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो सकता है, टूल्स हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है. एफटीपी एप्लीकेशन यूज करते हैं ज्यादा, तो जैसे लैन में अगर यूज करना है तो. मतलब यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व एटलीस्ट वन प्रोटोकॉल. यस. एफटीपी हो सकता है, एचटीटीपीएस हो सकता है, आपका एचटीटीपी हो सकता है, आप एनटीएफएस के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, एसएम भी हो सकता है, ये एनएफएस भी हो सकता है, आईएसकेसी भी हो सकता है. ये सारे प्रोटोकॉल्स आपकी मदद करते हैं टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द रिसोर्सेस. ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट अबाउट पब्लिक आईपी एड्रेस? जैसे मैं आपको इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, एचटीटीपी. देन हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, राइट. हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे या फिर
कोई लाइव वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही। हम्म, ठीक है, तो जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, इन सभी का इस्तेमाल होता है डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, राइट। सो हैव ए लुक बोथ पार्ट, सेंडर साइड और रिसीवर साइड, एंड वन बाय वन करके इनके डिस्कस करते हैं। सो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं। द एप्लीकेशन लेयर जो बेसिकली है ना, जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर, कोई भी मेथड आप यूज करो, कोई सा भी प्रोटोकॉल का नाम लो जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। यानी हमें yes, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, गिट हब, राइट, मोजिला, या एनटीएफएस शेयरिंग, या एफटीपी शेयरिंग, एचटीटीपी शेयरिंग, आईस्केजी शेयरिंग, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आपके काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो the work of application layer, it will always choose the path, it will always provide the method that help us to transfer data from one computer to another computer। जो पाथ आप सेलेक्ट करते हो, जो मेथड आप सेलेक्ट करते हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, वो एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है उसको डिसाइड करने के लिए। एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी होती है कि उसको सेलेक्ट करें। ऑल द प्रोटोकॉल्स allow us to send data to network। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रोटोकॉल्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक यूजिंग एफटीपी, एचटीटीपीएस, ठीक है, एसएमबी, एनएफएस, कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है, वो आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है काम करने के लिए। नाउ क्लियर प्लीज। okay, sir. दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्रेजेंटेशन लेयर। एज पर द नेम सजेस्ट, ये काम करता है तीन कंपोनेंट पे। इनक्रिप्शन पहला Encryption, है, दूसरा डिक्रिप्शन है, और तीसरा है कंप्रेशन। encrypt the data while sending, decrypt the data after receiving, and compress the data while traveling। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके एक ही लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा ना हो तो वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफर डेटा, लार्ज डेटा बिटवीन मशीन्स, बिटवीन कंप्यूटर टू चीजें क्लियर है यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है,
सो इनक्रप्ट द डेटा वाइल सेंडिंग, ताकि आपका जो डेटा है वो लाइक सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू या और कोई मेथड के जरिए कोई हैक ना कर पाए या कोई क्रैक ना कर पाए, राइट। हम्म, दूसरा, डिक्रिप्ट करना, जब आपका डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया, राइट, जब आपका डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया इन बैक एंड साइड, लाइक जिसको भी आपने शेयर किया, अगर वो आपका डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया, सो उस केस में ये डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। कंप्रेस करने की बात करें तो कंप्रेशन क्या होता है कि जो आपका स्पेस है, जो आपका डेटा की साइज है, उस साइज में कभी भी डेटा को, राइट, उस साइज में कभी भी डेटा को केबल के ऊपर या वायरलेस मेथड के जरिए हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू डू दैट। क्लियर। सो कंप्रेस करने का मतलब, जो साइज है ना, जो जो डेटा का एक्चुअल साइज है, उसको ये कंप्रेस करता है ताकि उसको आसानी से डेटा को ट्रेवल करा सके हम पोर्ट के ऊपर, मतलब किसी भी वायर या वायर या वायरलेस के ऊपर। ऑल गुड प्लीज। ओके। नेक्स्ट, लेट्स टॉक मोर अबाउट सेशन लेयर। अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है सेशन लेयर। द मीनिंग ऑफ सेशन लेयर, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, with the help of session layer it is responsible to establish session between two different resources। कुछ भी हो सकता है वो, लाइक एज RDP आप मेंशन करते हो, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेशन। डाउनलोड ऑफ डेटा, जब आप डेटा का डाउनलोडिंग पे लगाते हैं तो उस केस में भी सेशन लेयर कम इनटू द पिक्चर, जिसके जरिए दो सिस्टम के बीच में एक एक सेशन क्रिएट होता है, और जिस सेशन के थ्रू आप डेटा को सेंड या रिसीव करने का काम करते हैं। ओके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोर्ट्स आते सॉरी। इसमें सारे ये पोर्ट्स आते हैं, 443 और 8080। हाँ, जो एक्चुअल टास्क है ना इसका, ट्रांसपोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एज पर द नेम सजेस्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, it will break the all data, it will break the all data in small packets। ये डेटा को स्मॉल स्मॉल पैकेट में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपका डेटा एक्चुअल में डिफरेंट पैकेट्स में नहीं होता, अगर आपके डेटा डिफरेंट पैकेट्स में आप इसको डिवाइड नहीं करते, देन विच इज रियली डिफिकल्ट टू ट्रांसफर our data from one machine to another machine। Done, which is ओके। which is responsible to which is responsible to divide your actual data in different packets। छोटे छोटे पैकेट्स में ये डिवाइड करता है और उस पैकेट को ट्रांसफर करता है टू द नेक्स्ट लेयर। द नेक्स्ट लेयर इज अवर नेटवर्क लेयर। व्हाट इज यूज ऑफ नेटवर्क लेयर प्लीज। सर आईपी एड्रेस इसमें आते हैं। आईपी एड्रेस एक मैनेजमेंट, और एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस में जो भी मीडियम रहता है वो सारा इसमें आता है, जैसे राउटर द वगैरह। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर, you can configure IP address in the sense identification of our resources by using network layer. Plus, it will also identify the number of network devices are available in the environment।
आपके नेटवर्क के अंदर कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नेटवर्क लेयर की होती है। क्लियर? लाइक कौन से होस्ट काउंट हैं या कौन सी डिवाइस आपके स्विचेस वगैरह जो लगे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करना, प्लस आईपी एड्रेस मैनेजमेंट भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर। एनी इनपुट अबाउट द डेटा लिंक लेयर? मैक एड्रेस स्विच वगैरह। मैक एड्रेस ले स्विच, एनीथिंग एल्स? लेयर टू लेयर टू डिवाइस आते हैं इसमें सर। हम्म, इसके अलावा टास्क क्या होता है? डेटा लिंक इज बेसिकली कंटेन टू इंपॉर्टेंट फीचर्स। दो अलग अलग फीचर्स को कंटेन करके रखता है डेटा लिंक लेयर। पहला है मैक और दूसरा है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये हमारा मैक हो गया और दूसरा एलएलसी जिसको बोलते हैं। मैक इज ऑल्सो कंसिडर एज ए फिजिकल एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है ये। एलएलसी होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इज दैट करेक्ट? लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये हमारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस जो है, फिजिकल एड्रेस को कंटेन करके रखता है, जो कि चेंजेबल नहीं हो सकता है जब तक आप उस डिवाइस को, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं कर देते। यू आर नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस विद द फिजिकल एड्रेस। ये वन टाइम होता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दो तीन पॉइंट के बारे में। लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जैसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं और उस नोटिफिकेशन को पढ़ करके, उस नोटिफिकेशन को देख करके आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो सिस्टम है ना, सॉरी, व्हाट वी कैन से दैट, जिसके थ्रू आप बेसिक ट्रबल शूटिंग को परफॉर्म कर सकते हो। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर, इन नोटिफिकेशन के जरिए आप उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे अब हमारे इस वाईफाई कनेक्शन पे अगर आप एक्सप्लेनेशन का मार्क देखते हैं, येलो कलर का एक्सप्लेनेशन का मार्क देखते हैं, तो इट मींस दैट आपका नेटवर्क तो कनेक्टेड है, मतलब वाईफाई तो कनेक्टेड है, बट उस पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं आ रहा है। दिस इज द टास्क परफॉर्म बाय एलएलसी। दूसरा, एक ही इन्वायरमेंट में दो मशीनों में आपने एक ही आईपी एड्रेस दे दी है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। वो कन्फ्लिक्ट का एरर देगा। दिस इज अनदर टास्क परफॉर्म्ड बाय एलएलसी। तीसरा, आप एक इन्वायरमेंट में दो कंप्यूटर का सेम नेम मेंशन नहीं कर सकते। मेंशन करेंगे और जब आप उसको डोमेन ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे, whenever you perform the task to join the domain, जब भी आप डोमेन को ज्वाइन कराने का काम करेंगे, उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में it will give you the error, it will give you the error कि the machine is already part of domain controller। ये भी इंफॉर्मेशन हमारे लॉजिकल लिंक कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है? This is the actual work of logical link control, which is responsible to add, to manage error detection and correction. Any question, please? ओके सर। And next, about physical layer. So, as per the name suggests, नेटवर्क केबल, डेटा केबल। what about wireless networking? क्या हम फिजिकल लेयर पे वायरलेस नेटवर्क को भी इंटरटेन करते हैं? वायरलेस तो आइडिया नहीं सर। किसी भी तरीके का नेटवर्क आप सेटअप कर रहे हो, नो मैटर यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अवर वायरलेस नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क, ठीक है ना? वायरलेस और वायरलेस नेट वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क के कम्युनिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हमारे फिजिकल लेयर की होती है। इट विल हेल्प अस टू मैनेज वायरलेस एंड वायर नेटवर्क।
देन यहाँ से आप कम्युनिकेशन कराएंगे दूसरे रिसोर्सेज पे। अभी तक जो टास्क हुआ उसकी स्टार्टिंग हुई थी एप्लीकेशन लेयर से, जो आपने आपका डेटा ट्रांसफर किया, राइट। जो भी आपने डेटा ट्रांसफर किया सेंडर की तरफ से, वो आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ? फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। और जब आप इसको रिसीव करेंगे तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट पिक योर डेटा, पिक योर फाइल फ्रॉम फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर तक लाने का काम करेगा। जस्ट अपोजिट टास्क, फिजिकल लेयर रिसीव डेटा, देन लॉजिकल लिंक कंट्रोल वेरीफाई करेगा, एंड देन it will transfer to the network layer, it will transfer to the transport layer, फिर सेशन लेयर सेशन एस्टैब्लिश करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर डिक्रिप्ट करने का काम करेगा, और फिर एप्लीकेशन लेयर आपको डिस्प्ले कराएगा कि ये डेटा आपका सोर्स ने भेजा है जो आपके पास सक्सेसफुली रिसीव हुआ। ठीक है, दिस इज ओएसआई मॉडल। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, बट कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो एज पर माय एक्सपीरियंस एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो क्वेश्चन इसमें पुट अप किए जाते हैं, पहली आखिरी लेयर कौन सी होती है? प्रोटोकॉल दैट वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर। व्हाई एप्लीकेशन, व्हाई ओएसआई मॉडल इज इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क एनवायरनमेंट। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सारी लेयर्स का डिस्क्राइब करने के लिए बहुत कम ही इंटरव्यूअर पूछते हैं, ना के बराबर 2% बंदे होंगे जो पूछेंगे। बट ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लेयर्स बता दो कितनी है, और इसमें पहली और आखिरी लेयर कौन सी है। And now, one more question maybe they are going to ask you. Can we transfer our data? Uh, can we involve wired and wireless both connection with physical layer? क्या फिजिकल लेयर हमारा दोनों के लिए काम करता है? तो बस ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, सर जैसे फिजिकल लेयर वायर्ड में तो जैसे केबलिंग के थ्रू ट्रांसफर करेगा डेटा, तो वायरलेस में क्या इसका कोई प्रोटोकॉल होता है या क्या होता जब जब भी आप वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल अबाउट, आपको दो चीजें चाहिए, एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए। जो हमारा एपीएन है ना, एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको हम एसएसआईडी बोलते हैं, जो हमारा है? हाँ। वाईफाई है, वो हमारा मेन मीडिएटर है। ठीक है, और इसके बाद अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हमारे डिवाइस में वाईफाई का एडेप्टर होना चाहिए ताकि मैं उस डिवाइस से कनेक्ट कर सकूं। हमारा केवल मेथड चेंज हो रहा है, हम कोई केबल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। बट जो प्रोसीजर है डेटा ट्रांसफर करने का वो वही है, सेम ही है। सो ये जो डिवाइसेस हैं, जैसे वायरलेस का वाईफाई हो गया और हमारा एडेप्टर हो गया, ये दोनों डिवाइसेस आपकी फिजिकल लेयर पे काम करेंगे टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक मशीन से दूसरी मशीन पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सर ये रेडियो वेव्स में होता है ना ट्रांस? हाँ या डेफिनेटली, इस फ्रिक्वेंसी में होता है ना। ओके। केबल नहीं है बस, बाकी सारा कुछ है। वी डोंट हैव अ केबल, बट बाकी की सारी एक्टिविटी हमारी इसी के थ्रू होगी। ऑलराइट। चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब एक और टॉपिक यहाँ पे हम ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक नेटवर्क इंजीनियर को ये मालूम होना चाहिए, नॉट नॉट डेडिकेटेड नेटवर्क इंजीनियर को, फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये आइडिया होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट, एक तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अपीपा का, दूसरा है लूप बैक एड्रेस का, और तीसरा है मैक एड्रेस का। So can you please help us to understand about how much you comfortable with these three different points? सर अपीपा तो एक माइक्रोसॉफ्ट के डिवाइसेस में है, जैसे डीएचसीपी में अगर आप असाइन नहीं करा तो वो ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस ले लेता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। हम्म 127.0.0 वाली पूरी सीरीज। अपीपा की रेंज क्या है? 127.0। नो, अपीपा इज अ सेपरेट पार्ट। हाँ 169.254 हम्म। डॉट ऐसा कुछ है। अपीपा आईपी एड्रेस ऑटो जनरेटेड आईपी एड्रेस है, जो आपका निक कार्ड है ना वो जनरेट करता है। इसके जरिए कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, इसके थ्रू आप कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। द आईपी एड्रेस इज स्टार्टेड फ्रॉम 169.254.0.0.1 से लेकर के
169.254.255.254 ये आपकी रेंज होगी। और ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है आपके निक कार्ड के लिए, ठीक है। मतलब आपका वाईफाई कनेक्शन या आपका डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है, सो इस कंडीशन ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक असाइन कर देता है डिवाइस ये को ये। ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट कर लेता है। तो सर ये आपस में पिंग भी करते हैं क्या फिर? नहीं, वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफर एनी सिंगल केबी ऑफ डेटा बिटवीन ईच अदर बाय यूजिंग अ पीपा, क्योंकि ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। नेटवर्क केबल इनको जानेगा ही नहीं। इनके अंदर ना हेडर होता है ना फुटर होता है, और हेडर नहीं है तो डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? 169 is a type of APIPA IP address which is responsible to identify that your NIC card is working but not connected with the DHCP server. आपका कनेक्शन DHCP सर्वर से नहीं हो पा रहा है, दैट इज द रीजन हमने आपको आपकी मशीन को APIPA IP एड्रेस असाइन किया है। ओके सर, क्लियर। लूप बैक एड्रेस अगले पार्ट पे जाते हैं। लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1 ये हमारा लूप बैक एड्रेस है। और लूप बैक एड्रेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चेक द हेल्थ ऑफ चेक द हेल्थ ऑफ एनआईसी कार्ड। जो आपका निक कार्ड है ना, उसकी हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अब देखो, इन्वायरमेंट के अंदर आप सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट निक कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये काम करेगा कि नहीं। क्लियर? लाइक निक कार्ड, लाइक यू आर एबल टू फाइंड ncpa.cpl करके आप देख सकते हो निक कार्ड हाउ इट्स लुक लाइक, बट नो वन कैन रिकॉग्नाइज कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में आप अपने सिस्टम को सारे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करो। केबल से है तो केबल डिस्कनेक्ट करो, रिमूव करो। वायरलेस है तो वाईफाई बंद करो, और उसके बाद एक कमांड एग्जीक्यूट करो, पिंग स्पेस 127.0.0.1। अगर आपको रिप्लाई मिलता है, ठीक है, इट मीन्स दैट आपका निक कार्ड काम कर रहा है, उसका हार्डवेयर काम कर रहा है। अगर आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखाई पड़ता है, अगर आपका दिखाई पड़ता है पिंग फेलियर, सो समझ जाइए कि आपका निक कार्ड डैमेज हो चुका है एंड यू हैव टू रिप्लेस योर निक कार्ड। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको निक कार्ड को नया परचेज करके लगाने की जरूरत है। ड्राइवर होगा नहीं होगा तब भी आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके। लास्ट ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे एक और पॉइंट हम मेंशन करते हैं विच इज रिलेटेड टू द मैक एड्रेस। अगला जो टूल है वो है मैक एड्रेस। व्हाट इज लेंथ ऑफ मैक एड्रेस? 48 बिट। टोटल जो कैपेसिटी है हमारे मैक एड्रेस की वो है 48 बिट्स, करेक्ट। और ये जो 48 बिट्स है ना, ये कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। 24 20। स्टार्टिंग का 24 बिट्स जो है सेपरेट टास्क के लिए, और लास्ट का 24 बिट्स जो है वो अलग एक्टिविटी परफॉर्म करे, करेक्ट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैप। 24 पोर्ट्स में अगर हम बात करें स्टार्टिंग के, तो ये आपको मैनेज किया जाता है IANA, जो वर्ल्ड की फॉर्म है जो नेटवर्क डिवाइसेस को, इंटरनेट के रिसोर्सेज को या इंटरनेट के मेथड को काम करने एग्जीक्यूट करने का काम करती है, IANA। और दूसरा जो है ना 24 है वो है वेंडर साइड पे। वेंडर कौन सा? जैसे कोई भी कंपनी हो एल गई, एच पी। डेल हो गया है ना, HP हो गया, एसर हो गया, ये जो कंपनीज हैं ये आपकी वेंडर। तभी जब भी कोई हैकिंग एक्टिविटी होती है, जो भी अटैक होते हैं, उसके बाद जब आप ट्रैकिंग करते हैं ना, तो इन दोनों की जिम्मेदारी पड़ती है। फिजिकल एड्रेस के जरिए हम इन दोनों पार्ट को क्या करते हैं, दोनों पार्ट के जरिए एक्चुअल लोकेशन निकालते हैं अपने अटैकर की या हैकर की, ठीक है। सो दैट इज द रीजन मैक एड्रेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैक एड्रेस जरूरी है हमारे लिए। वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ मैक एड्रेस
देखिए, इट विल हेल्प यू टू ट्रैक द डिवाइस, जिस भी डिवाइस को आप ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रेस करना चाहते हैं, इसके जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? ओके। ठीक है, दिस इज अबाउट द लाइक बेस ऑफ आवर नेटवर्क इन्वायरमेंट, और मोस्टली हमने इसमें चीजें कवर कर ही ली हैं। और कल नेक्स्ट क्लास में हम ट्रबल शूट वाले पार्ट पे ध्यान देंगे। बेसिक ट्रबल शूटिंग नेटवर्किंग, बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ आवर द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और नेटवर्किंग में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सर ये जैसे डेस्कटॉप में जो डेली जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या? हाँ, बीएसओडी हो गया, स्लो परफॉर्मेंस हो गया, नो इंटरनेट एक्सेस हो गया, मैप ड्राइव मैप नहीं हो रही है, मैप हो रही है उसके बाद बारह हर लॉगिन पे डिस्कनेक्ट हो जा रही है, तो ये सारा पॉइंट्स हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है? ओके। तो आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग, गो थ्रू द ऑल पॉइंट, और नेक्स्ट हम कनेक्ट करेंगे अगली क्लास में, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड। देन ओके सर, डन। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय।